हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक बहुत ही शानदार सा सेशन आप लोगों के साथ, एक बहुत ही गजब सा सेशन आप लोगों के लिए, जिसमें हम सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपके सामने रखने वाले हैं और बिल्कुल बारीकी से आपके सामने सारी चीज़ों को आपको समझाने वाले हैं। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप हर एक बात को समझना, समझते हुए आप मेरे साथ चलना और बिल्कुल कायदे और तरीके से सभी क्वेश्चंस को देखना, ठीक है भाई। चलिए, तो आज के सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं कि आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बताएंगे आप कि इसका उत्तर क्या होगा। बताइए, इसका उत्तर आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या है, बताएंगे। हाँ जी, सभी आ जाएंगे जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी। कह रहा है सर एसएससी सीएचएसएल फाउंडेशन में मॉक टेस्ट भी दीजिए। मॉक टेस्ट है वहां पर अवेलेबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मॉक टेस्ट ना हो। इसको देखेंगे इसमें क्या कह रहा है। हाँ जी, कैसे चल रही है भाई तैयारी, क्या लग रहा है आपको इस बार कर देंगे फतेह? कैसे आपकी तैयारी चल रही है ओवरऑल, क्या आपको अंदर से फील आ रहा है? देखिए, हमारे पास यहां पर एक संख्या है 436P5 और इसने कहा है कि यह संख्या 3 से विभाज्य है। इन्होंने ये कहा है और हमसे कहा है कि P का अधिकतम मान बताएं कि P का अधिकतम मान क्या है। तो हमने कहा देखिए, ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो आप यहां पर देखेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 और 5 9। तो हमें यहां पर इस P की वैल्यू बतानी है। ये P की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 9 हो जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चे उत्तर कर रहे हैं 6 उत्तर नहीं होगा। हाँ, ये तो बात सही है कि अगर आप यहां पर 6 भी रखोगे तब भी ये संख्या 3 से भाग होगी, पर इसने मैक्सिमम कहा है इसलिए 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए इसको देखते हैं। 10 साल बाद एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से दुगनी हो जाएगी। 10 साल पहले पिता की उम्र बेटे की उम्र से 6 गुना थी। अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 2 होगा। ठीक है, हमसे यह कहा गया द एज ऑफ फादर विल बी डबल द एज ऑफ हिज सन 10 years लेटर। ठीक है, 10 years ago the father's age was 6 times the age of the son. How many years from now the ratio of their ages will be 3:2? How many years from now the ratio of their ages will be 3:2? आपसे ये कहा गया। ठीक है, तो हमने यहां पर देखा कि एक पिता है और एक बेटा है। इन्होंने कहा कि 10 साल बाद, है ना, एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की दुगनी होगी। ठीक है, अब यहीं पर कहा कि 10 साल पहले पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 6 गुना थी। अब से कितने वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 2 होगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को आज की उम्र निकालनी पड़ेगी। आज की उम्र निकलेगी कैसे, हम यहां पर देखेंगे कि 10 साल ये और 10 साल ये, तो 20 साल हो गए, है ना। अगर मैं यहां से खड़ा होकर यहां पर देखूं तो 10 साल ये और 10 साल ये, तो 20 साल हो गए। तो हमने यहां पर क्या किया कि नीचे के रेशो से ऊपर गुना कर दिया और ऊपर के रेशो से नीचे गुना कर दिया। जैसे ही हमने ऐसा किया तो ये क्या बन गया 6:1 और ये क्या बन गया 10:5। अब यहां पर डिफरेंस देखो क्या है 4 का,
और यहां पर भी डिफरेंस देखो कितना है, 4 का। तो ये 4 किसके बराबर है, 20 के। तो 1 किसके बराबर है, 20/4 यानी कि 5 के। अब देखो इसने हमें क्या कहा है कि अब से कितने वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3 और 2 होगा, हमसे ये पूछा है। तो आप सबसे पहले आज की उम्र निकालो, 5 के 30 और 5, इसमें भी 10 जोड़ो और इसमें भी 10 जोड़ो। तो इसकी उम्र क्या होगी 40 और इसकी उम्र क्या होगी 15। यहां तक ठीक है, यानी कि ये आज की उम्र है 40 और 15, ठीक है। तो आप अब 40 और 15 में क्या जोड़ेंगे कि 3 और 2 बन जाए। मान लो आप 40 में जोड़ते हो 35, 40 में 35 जोड़ोगे तो 75, 15 में भी जोड़ते हो 35, तो आपके पास क्या हो जाएगा 50। तो 25 तिया 75, 25 दूनी 50, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि आज से 35 साल बाद आपका रेशो क्या हो जाएगा 3 और 2। तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सबको यह बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा 36 और 48 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। बताइए, हमें कहा गया फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू 36 एंड 48। हमसे यह कहा गया कि 36 और 48 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए, थर्ड प्रपोर्शन ज्ञात कीजिए। बताइए। तो हम जानते हैं कि जब भी कभी हमें थर्ड प्रपोर्शन कहेगा तो थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, b²/a। तो जैसे ये कहेगा तो b की वैल्यू क्या है 48, गुना में 48 और बटे में क्या है 36। आप इसको काटेंगे 6 से, 8 × 48, चिकम चिकम 36 और 8 × 48, तो 8 8 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है। समझ गए। तो यहां पर थर्ड प्रपोर्शन क्या है b²/a। ऐसे ही आपको पूछता है फोर्थ प्रपोर्शन, ऐसे ही आपसे पूछता है फोर्थ प्रपोर्शन यानी कि चतुर्थ समानुपात, तो bc/a। ऐसे ही आपसे पूछता है मीन प्रपोर्शन, तो मीन प्रपोर्शन हो जाता है √ab। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फोर्थ प्रपोर्शन है bc/a और मीन प्रपोर्शन है हमारे पास √ab, क्योंकि ऐसे सवाल हमसे पूछे जाते हैं। देखिए आपको क्या कह रहा है, रामू ने एक ही समय पर 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर राजू को 3,000 रुपए और रवि को एक निश्चित राशि उधार दी। फिर हमें कह रहा है कि 5 वर्षों के बाद उसे राजू और रवि से ब्याज के रूप में 1,600 रुपए की राशि प्राप्त हुई। रवि को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। रवि को उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए कि रवि को उधार दी गई राशि क्या है, बताओ। है ना, हमने यहां पर देखा रामू ने क्या किया है, 3,000 रुपए उधार दिए हैं, 8% के रेट पर दिए हैं, ठीक है, और 5 साल के लिए दिए हैं। तो हमने यहां पर निकाला कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1200। फिर हमने यहां पर देखा कि 5 वर्षों के बाद उसे रवि और राजू से 1,600 रुपए की राशि प्राप्त हुई। हमने कहा भाई अगर 1,600 हुआ है तो चलो 1200 तो यहां हुआ, फिर ये बाकी का 400 आपको कहां से मिल गया। तो इन्होंने कहा कि कुछ राशि मैंने किसको उधार दी है, रवि को भी। मतलब रवि को हमने कुछ पैसा दिया है, किस रेट पर, 8% पर। कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए। और उससे हमें कितना ब्याज मिला है 400 का। उससे हमें कितना ब्याज मिला है 400 का। तो हमने कहा 8 × 5 = 40, तो 0 से 0 गया और 10 आ गया। तो P की वैल्यू क्या है, 1000 है। अगर P की वैल्यू 1000 है तो ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया। 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 है और बाकी छात्रों का औसत स्कोर 78 है, 78 है। हमें कहा गया कक्षा का औसत स्कोर बताएं कि कक्षा का औसत स्कोर क्या है, बताइए। ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स appeared in a test. The average score of 12 students is 62 and that of the rest is 78. What is the average score of the class? हमसे ये कहा गया What is the average score of the class? हमसे ये पूछा गया। तो हमने कहा देखिए 30 छात्रों की कक्षा है, ठीक है, 12 बच्चों का एवरेज क्या है, 62 है और बाकी कितने बच गए, 18। इनका एवरेज क्या है, 78 है, यानी कि 78। और हमसे क्या पूछा है, क्लास का एवरेज पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से गुना करेंगे। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 3 से गुना करेंगे। 8 तिया 24, 2 कैरी, 7 तिया 21 और 2 23। अब इनको जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 2 और 2 5, 2 और 3 5, 2 और 1 3 और इसको एवरेज से भाग करेंगे, यानी कि 5 से। जैसे 5 से भाग करेंगे, 5 7 35, 5 एकम 5 और 5 6 30, यानी कि 71.6 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा अदिति अपने स्कूटर को, कह रहा सर जी 18 कैसे आया, समझ लीजिए भाई। देखो टोटल बच्चे कितने हैं, 30, 12 ये रहे और उनका एवरेज क्या है, 62। तो 30 में से 12 गया तो कितने बच गए, 18। समझ गए, 30 में से 12 गया तो 18 बच गए। सिंपल है बहुत ही। इसको देखेंगे, अदिति अपने स्कूटर को 25,404 रुपए में बेचकर विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, बताइए। हमें ऐसा कह रहा है। तो हमने यहां पर देखा कि सेलिंग प्राइस के 1/6 पर बेचने पर उसे, है ना, सेलिंग प्राइस के 1/6 के जितना उसे लाभ होता है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें इसका कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है जो ये वैल्यू दे रखी है। इसमें आपको पजल भी नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है कि प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या है, 1 और 6। प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशो क्या है, 1 और 6, यानी कि 6 के समान पर 1 के लाभ पर आपने बेचा है। तो खरीदा कितने में है, 5 में। 6 के समान को 1 के लाभ पर बेचा है, 6 रुपए में बेचा है आपने और 1 रुपए का लाभ कमाया है। तो खरीदा कितने में है, 5 में। यही तो होगा। आपने मुझे कहा कि मैं ये सामान आपको 6 रुपए में दे रहा हूं पर मेरे को 1 रुपए का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इसका मतलब आपने उसको 5 रुपए में खरीदा था। यही हुआ। तो आप इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 20%। हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमेशा के लिए सीपी पर ही कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 2 और 5 है और उनका अंतर 210 है। हमसे कहा गया कि छोटी संख्या बताइए। हाँ जी, हमसे कहा, अरे मेरे अमित भाई मेरे को डाउट भेज तो दो कहीं, तभी तो डाउट क्लियर करवाएंगे। कुछ भेजो तो सही, है ना, तभी तो पता चलेगा कि ये बंदा ऐसे कह रहा है।
है ना। वैसे मैं आपको बता दूं, रेलवे अड्डा पर हमने एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल के पेपर हैं उनको रात को 8 बजे करवाना शुरू कर दिया है, और वो पेपर ऐसे ही कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो उसमें आपका पेपर भी आ जाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा जैसे आप कमेंट कर रहे हो, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं। आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर भेज दीजिए। दो संख्याओं का अनुपात 2 और 5 है और उनका अंतर 210 है। हमसे कहा है कि छोटी संख्या क्या है, बताइए। हमने कहा कि 2 नंबर का रेशो क्या है, 2 और 5, तो अंतर क्या है 3, और 3 किसके बराबर है, 210 के। तो छोटी संख्या यानी कि 2 की वैल्यू बताइए कि 2 की वैल्यू क्या है, बस आपको ये बताना है। तो 7 या 21 और ये हो जाएगा 140, है ना। तो 70 गुना में 2 140 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको ये बात समझ आ गई। चलिए अब देखेंगे ये आपको क्या कह रहा है। दालों के मूल्य में 45% की बढ़ोतरी हुई है। दालों के बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि दालों का मूल्य अपरिवर्तित रहे। हमसे यह कहा गया, हमें कह रहा है द प्राइस ऑफ पल्सेस हैज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, हाँ, हैज इंक्रीज्ड बाय। आप इंस्टाग्राम पर आप सर्च करेंगे अभिनंदन जैन तो आपको मिल जाएगी हमारी आईडी। कह रहा है 2 कहां से आया, कौन से वाला, ये दे रखा है ना 2 अनुपात 5, छोटी संख्या पूछी है तो दोनों में से छोटी क्या है, 2 है। देखिए ये आपको कह रहा है दालों के मूल्य में 45% की बढ़ोतरी हुई, यानी कि अगर पहले मूल्य 100 था तो अब 145 हो गया, ऐसा ही हुआ। तो आपने इसको काटा, ये गया 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10 और 9 पाने 45, ये हो गया। फिर इसने कहा दालों के बढ़े हुए मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। अब देखिए, है ना, दालों का मूल्य क्या हो गया, 20 से 29 हो गया, तो आपको फिर से 20 करना पड़ेगा। तो आपने कितना कम कर दिया, 9, 9 गुना में 100/29 हो जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे 900/29, ठीक है ना। तो हम इसको काटेंगे 3 पर, 9 तिया 27, 2 कैरी, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 30 आ गया नीचे, और 29 एकम 29 आ गया। इन्होंने भी अप्रोक्सीमेट हमसे पूछा है तो 31 हो जाएगा। तो 31 क्या है, बिल्कुल सही। देखिए आपको इस क्वेश्चन में यह ध्यान रखना है कि इन्होंने कहा है कि जो बढ़ा हुआ मूल्य है उसको कितना कम करें, तो आप 29 में से 9 कम कर रहे हैं, आप 29 में से 9 कम कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है। यह हमें कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि किसी योजना में वस्तु पर 40% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें कह रहा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, 25% more than its cost price. If a scheme discount of 40% is given, then the loss percentage is, हमसे ये पूछा गया, then the loss percentage is, हमसे ये पूछा गया। तो हमें ये कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि 100 रुपए के सामान पर आपने 25% अधिक, तो 125 लिख दिया। यदि किसी योजना में वस्तु पर 40% की छूट यानी कि 125 के सामान पर
40% की छूट, तो मतलब 60% पर बेचा। अगर 60% पर बेचा तो 25 पांजे 125, 25 चौके 100, और आपने इसको काटा तो 15 चौके 60, तो हमारे पास 15 पांजे 75 आ गया। हमने 100 रुपए के सामान को 75 रुपए में बेच दिया तो 25 रुपए का लॉस हो गया। ये 25 रुपए का लॉस 100 पर हुआ तो 25% का लॉस हो गया। यानी कि ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबको यह बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, बताइए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, बताइएगा। क्या आप 3D के फॉर्मूले आपको याद हैं? क्या आपको एडवांस मैथ के फॉर्मूले याद हैं? है ना, इसको ध्यान से देखेंगे। हाँ, तो आपको एक चीज समझनी है कि ये एक बेलन होता है। बेलन आपका जैसे घर पे सिलेंडर है या फिर मम्मी के हाथ में जो बेलन है, अगर उसकी वो 2 डंडियां सी काट दी जाएं तो वो सिलेंडर। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें क्या कह रहा है? टोटल सरफेस एरिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? एच प्लस में आर बचेगा। ठीक है भाई, तो आप इसकी वैल्यू को सेट करेंगे 2 गुना में 22/7 गुना में रेडियस क्या है? 7 है। आप कहेंगे यहां पर तो 14 लिखा है। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, ये तो डायमीटर है, व्यास है, आपको रेडियस बताना है, तो रेडियस इसका आधा होगा, यानी कि 7 है। अब देखेंगे 7 और 9 का जोड़ क्या है? 16, तो 16 आ गया। 7 से 7 कट गया, 16 दूनी 32, तो 32 को 22 से गुना किया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 407, तो 704 हो गया। ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रमों का औसत 2 है तो उस संख्या के घन और घन के व्युत्क्रम का औसत किसके बराबर होगा? बताइए। हमें यह कह रहा है यदि किसी संख्या, यानी कि कोई संख्या क्या है? x है, और उसका व्युत्क्रम क्या है? 1/x है, और उसका औसत दे रखा है 2। अगर औसत 2 है तो टोटल क्या है? 2 से गुना कर दो, 4 है ना। अगर x प्लस में 1/x का औसत 2 है तो 2 से गुना कर दो तो 4 है। तो हमसे क्या कहा गया? उसके घनों का, तो इसका घन क्या होगा? x³ प्लस में 1/x³, तो 4 का क्यूब हो जाएगा, -3 गुना में 4 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब क्या है? 4 चौकी 16, 16 चौकी 64, 64 में से 12 गया तो हमारे पास हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5। और आपको इसका भी एवरेज बताना है, तो इसका एवरेज क्या होगा? 2 से भाग कर दीजिए, 26 होगा, है ना। आप ध्यान दीजिए, जिनका भी 52 ऑप्शन आ रहा है ध्यान से देखिए। आपको कह रहा है द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ इट्स क्यूब एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इक्वल टू, तो ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे। रहाना ने एक स्कूटी खरीदने का फैसला किया जिसका मूल्य 40,000 रुपए है। दुकानदार 25,000 रुपए के नगद भुगतान और 4 महीने तक हर महीने 4 रुपए के
4,000 रुपए के किस्त के भुगतान की शर्त के अंतर्गत स्कूटरी बेचने पर सहमत हुआ। किस्त योजना के अंतर्गत दुकानदार ने जिस ब्याज दर पर स्कूटी बेची वह ज्ञात कीजिए। है ना, रहाना ने एक स्कूटी खरीदी, ठीक है भैया। रहाना ने कितने रुपए पर रहाना ने 40,000 रुपए में खरीदी। दुकानदार को उसने 25,000 रुपए दे दिए, तो बाकी कितने बच गए? 15,000 रुपए। पर इसमें क्या हुआ, ये 15,000 रुपए जो बचे ना, उसमें रहाना कहती कि मैं आपको हर महीने 4,000 रुपए जमा करवाती रहूंगी और ऐसा 4 महीने तक करूंगी। अगर रहाना 4,000 रुपए 4 महीने तक जमा करवाएंगी तो उसको 16,000 रुपए देने पड़ेंगे, पर रियल में तो उसको 15,000 ही देने थे, पर वो 16,000 रुपए जमा करवा रही है, यानी कि 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है। कितने पर? 15,000 पर। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, बस आप काटेंगे और ये भी कटेगा, है ना। 5 तिया 15 और 20, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 20/3, है ना। फिर से एक बार हम इसको देखते हैं, है ना। रहाना 15,000 रुपए पर यहां पर 0 से 0 गया, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 20/3 आ गया। अच्छा, यहां पर ये आपको किस्त के हिसाब से कह रहा है कि किस्त योजना के अंतर्गत दुकानदार ने जिस दर पर उसे स्कूटी बेची वह ज्ञात कीजिए। है ना, या आपको ऐसे कह रहा है। इस क्वेश्चन को एक बार रोक लीजिए, इसमें कुछ एरर लग रहा है और इसको चेक करके देखेंगे। इसमें देखिए इसका उत्तर क्या है। हमें कह रहा है 20% और हमें कह रहा है 0.5% और हमें यहां पर दिखा रहा है 0.03%। चलिए, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो नीचे 100 आएगा। जैसे ही 100 आएगा तो ये हो जाएगा 0.20, यहां पर नीचे 10 आएगा और 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 5/1000, 0.005, ये है 0.03%, तो बराबर 0.03/100, और ये हो जाएगा नीचे देखो यहां पर हो जाएगा 3/10,000, तो 0.0003, तो हमारे पास हो गया 0.20, है ना, 0.005 और 0.0003, ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन सी क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। इन्होंने कहा एक खुदरा विक्रेता 5,000 रुपए में सामान का एक बैच खरीदता है। विनिर्माण दोष के कारण 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि खुदरा विक्रेता शेष सामान पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो अक्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? हमसे यह पूछा गया। एक खुदरा विक्रेता 5,000 रुपए में सामान का एक बैच खरीदता है, फिर हमें कह रहा है कि उसमें कुछ एरर हो जाता है तो 5% सामान क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो कितना बचता है? 95%।
उसके बाद वो हमें कह रहा है यदि खुदरा विक्रेता शेष सामान पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो इसको कितने में बेचेगा? 120/100 में बेचेगा, है ना। वो इसको कितने में बेचेगा? 120/100 में बेचेगा। तो हमें कहा गया तो अक्षतिग्रस्त सामान को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, हमें ऐसा कह रहा है। तो आप देखेंगे 00 से 00 गया, सिंगल से सिंगल और सिंगल से सिंगल, ठीक है। हमने देखा 12 5 60, तो 95 को 60 से गुना करेंगे तो 0, 5 के 30, 3 कैरी, 9 के 54 और 3 57, यानी कि 5700। तो 5700 मतलब ऑप्शन ए हो गया। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी ये आपको कहेगा कि भाई मेरे को कुछ लॉस हुआ है, सामान खराब हुआ है, तो उसको आपको 100 में से घटाना है। 100 में से 5 गया 95। जब भी ये आपको कहेगा कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है तो उसको 100 में जोड़ना है, तो 120/100। सिंपल रूल है ये, बहुत ही ठीक है। इस रूल में कोई आपको दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस आपको ये इंप्लीमेंट करना है। इसको देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का। देखते हैं आप इसे कैसे करते हैं। सिंप्लीफिकेशन यानी कि बोर्ड मास का ये क्वेश्चन है, तो आप इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं बताइए। इन्होंने कहा 3 सही 4/7, तो 7 या 21 और 4 25, तो हमारे पास हो जाएगा 25/7 माइनस बड़ी ब्रैकेट शुरू 16 दूनी 32 और एक 33, तो 33/2 और भाग किया। यहां पर करली ब्रैकेट, तो 36 माइनस यहां पर छोटी ब्रैकेट 7 माइनस 5/2 और यहां पर ये बंद और यहां पर ये बड़ी वाली भी बंद। ठीक है भाई। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या है, नीचे 2 आ गया, 14 में से 5 गया तो 9/2 आ गया, यहां पर 9/2 आ गया, तो 36 में से 9/2 गया, 36 में से 36 दूनी 72, 72 में से 9 गया और 2 भाग में रहा, तो 12 में से 9 गया 3, तो यानी कि 63/2 हो गया। ठीक है भाई। तो हमने कहा 25/7 माइनस ब्रैकेट 33/2 गुना में 2/63 हो जाएगा। ऐसा हो गया भाई, बताओ। तो आप यहां पर देखेंगे 2 से 2 कटेगा, इसको 3 से काटेंगे तो 11, इसको काटेंगे तो 21। हमने कहा 25/7 माइनस 11/21, तो 21 नीचे आ गया, 7 या 21 तो 3 आया, तो 25 या 75 माइनस 11 हो जाएगा। तो यहां पर 4 और 6 और 21 नीचे, तो 64/21 हो जाएगा। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 64/21 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बताइए, सबको क्लियर है? सबको ये बात समझ आ गई है 64/21 वाली। चलिए हम देखते हैं आगे। इन्होंने कहा यदि एक कार 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो वह 85 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यात्रा के समय को 51 मिनट तक कम करने के लिए कार को किस चाल से चलाना होगा, हमसे यह पूछा गया। A car covers a certain distance in 85 minutes. If it runs at a speed of 36 km per hour,
द स्पीड एट विच द कार मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी टू 51 मिनट्स विल बी। हमसे ये पूछा गया। देखिए, आपको इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका कि टाइम क्या है, 85 और 51, यही है। तो हमने यहां पर देखा कि इसका रेशो क्या होगा, 17 तिया 51 और 17 पांजे 85। तो आप मेरे को स्पीड का रेशो बताइए, यानी कि चाल का। तो स्पीड का रेशो क्या होगा, 3 और 5, क्योंकि टाइम और स्पीड आपस में उल्टे होते हैं। अगर टाइम घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी, है ना। अगर टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, सिंपल रिलेशन है। आपको पहले कितनी स्पीड कहा गया है, 36 किलोमीटर पर आवर। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 3 किसके बराबर है, 36 के। तो 5 किसके बराबर होगा, 36 बटे 3 गुना में 5 के। आप इसको काटेंगे, 12 पर गया, तो 12 पांजे 60 हो गया। 12 पांजे 60 मतलब ऑप्शन सी हो गया। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं। किसी काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 8 श्रमिक लगाए जाते हैं। 2 दिन के बाद कुछ तत्कालिता के कारण काम अगले 2 दिनों में समाप्त होना है। इसे समय पर पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की जरूरत होगी, हमें यह बताना है। इसे समय पर पूरा करने के लिए कितने और श्रमिकों की जरूरत होगी, हमें यह बताना है, बताइए। तो आपको यह कह रहा है कि किसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए, है ना, 8 श्रमिक लगाए जाते हैं। 2 दिन के बाद कुछ तत्कालिता के कारण काम अगले 2 दिनों में समाप्त होना है। अब देखिए, अगर ये 8 के 8 बंदे काम करें तो 12 दिनों में काम खत्म होना था, पर 2 दिन निकल गए हैं, तो दिन कितने बचे हैं, 10। तो आपके पास 10 दिन बचे हैं, यानी कि अगर ये 8 बंदे अगले 10 दिन तक काम करेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। पर हमें क्या करना है, इसी काम को 2 दिनों में खत्म करना है, 2 दिनों में। अगर हमें इसी काम को 2 दिनों में खत्म करना है तो कितने आदमी हमें चाहिए, हमें एम की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो बताएंगे। तो आपको यहां पर देखना है, देखिए यहां पर एमडीएच मसाले लगता है, एमडीएच। देखिए, हमें कह रहा है कि 8 श्रमिक 12 दिनों में काम कर सकते हैं। तो आदमी कितने हैं, 8, दिन कितने लगने थे, 12, पर 2 दिन काम हो चुका है, तो दिन कितने लगेंगे, 10। फिर हमें कह रहा है कि अब हमें यह काम 2 दिनों में करना है। तो अब हमें यह काम 2 दिनों में करना है, यही तो काम है। तो कितने आदमी लगेंगे, 2 को 8 को 2 से काटा 4, तो m की वैल्यू क्या है, 40 है। अगर m की वैल्यू 40 है, अब देखो, अब इन्होंने कहा हाउ मैनी मोर वर्कर्स, आपको कहा गया हाउ मैनी मोर वर्कर्स। तो शुरू में वर्कर्स कितने थे, 8 थे। अब कितने चाहिए, 40। तो 40 में से 8 गया तो 32 आ गया, यानी कि अब हमें 32 वर्कर्स और चाहिए। इस क्वेश्चन में हमसे यह भी पूछ सकता है कि टोटल कितने वर्कर्स चाहिए, टोटल। तो हम कहेंगे 40 है, वो तो फिर तो हम 40 ही उत्तर करेंगे, ठीक है भाई। चलो चलिए, तो आज का सेशन यही रखेंगे। देखिए, आपको 2 चीजें बता रहा हूं। अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक सुनहरा मौका है एकलव्य बैच से अपनी तैयारी करने का। देखिए, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर जैसे ही आप जाते हैं तो एसएससी सीएचएसएल का आपको ये बैच मिलता है एकलव्य। मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, आपका एग्जाम सितंबर में है, अभी जुलाई चल रहा है ना, जुलाई अगस्त 2 महीने हम आपके पास हैं। किसी ऐसी चीज से जुड़िए जो आपको आपकी सफलता के लिए
आपको सुनिश्चित करे। सबसे इंपॉर्टेंट अब है ना जो, वो ये टास्क है कि 2 महीने में सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। तो हम इस बैच में आपको 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि आप ऐसे कुछ भी पढ़ा के, नहीं, प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ। ये आपका स्टडी प्लान है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर ये स्टडी प्लान दिखाएगा। बैच खरीदने से पहले ही आप स्टडी प्लान देख सकते हो कि भाई कौन सी क्लास कब होगी, कितने बजे होगी, किस सब्जेक्ट की कितनी क्लास होंगी, आपको कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एकलव्य बैच में ना आपको सिर्फ क्लास ही नहीं मिल रही, इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहे हैं और साथ में ई बुक्स भी मिल रही हैं, यानी कि सारी चीजें एक ही जगह पर हो जाएंगी। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। देखिए यहां पर पूरी, अगर मैं नहीं हूं तो क्या हुआ, इसमें पूरी एक्सपर्ट टीम तो आपके साथ है। हम सब पूरी तरह से हम सबको पता है कि कैसे क्या चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हैं। इसमें एक चीज और है, जैसे ही आप CBT 1 के लिए तैयारी कर रहे हो, CBT 1 होगा तो CBT 2 भी आपको इसी में ही मिल जाएगा, है ना। और उसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि आपका CBT 1 क्लियर होना चाहिए या ये वो। आपका CBT 1 क्लियर हो गया तो भी आप CBT 2 की तैयारी करो, बाई चांस अगर रह गया तो भी आप उसको आगे पढ़ते रहो। तो आपके लिए ये एकलव्य बैच, इसकी क्लासेस 30 जून से स्टार्ट हो गई हैं, पर ये बैच आपको अभी भी हम इसलिए अवेलेबल करवा रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है, कंप्लीट आपका 2 महीने का सिलेबस है। इसके बाद अब नया बैच आएगा, उसमें टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। मैं इसलिए आपको जोर कर रहा हूं कि इस बैच से जुड़ने का बेनिफिट है, क्योंकि उसमें दिनों की संख्या कम होगी तो टीचर भी थोड़ा तेजी से चलेगा, आपके माइंड में भी प्रेशर रहेगा। इसमें क्या होगा, जो भी क्लास मान लो आपकी निकल गई हैं वो आपको रिकॉर्डिंग की फॉर्म में मिल जाएंगी, उसमें कोई लॉस नहीं होगा आपको। जैसे आज सैटरडे है, कल संडे है, तो सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती तो आपको 2 दिन मिल जाएंगे। 2 दिन आप 5-5, 6-6 घंटे बैठ के अपना जो भी आपका सिलेबस पीछे का निकला है उसको कंप्लीट कर लोगे, और मंडे से आप जो भी लाइव क्लास चलेंगी उसके पैरेलल आ जाओगे। तो एकलव्य बैच, मैं तो आपको यही राय करता हूं, SSC CHSL के इस बैच से जरूर जुड़ो। और इसको लेने समय आपको 1500 रुपए नहीं देने हैं, इसको हम आपके लिए डिस्काउंट कूपन कोड आपको बता रहा हूं। ये डिस्काउंट कूपन कोड है Y761। इसमें आपको डिस्काउंट कूपन कोड लगाना है। जैसे ही आप इसमें डिस्काउंट कूपन कोड लगाएंगे आपको ये बैच 1320 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा। आप कहोगे यहां तो 1380 दिखा रहा है, और भी कम कर दे रहा हूं। आपको यहां पर कूपन कोड लगाना है Y761 और साथ में क्वाइंस लगाने हैं। क्वाइंस लगाते ही आपको ये बैच 1320 रुपए में मिल जाएगा। इससे जब आप तैयारी करोगे ना अपने CHSL के एग्जाम की, है ना, चाहे मान लो MTS, क्योंकि इसमें इंग्लिश और GK GS दोनों कवर ही हो रहेंगे, फिर आगे GD, मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे आपके इसी में कवर हो जाएंगे। बार बार आपको बैच लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ये बैच मिलेगा कैसे, ये भी समझ लीजिए। आप जैसे ही अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करेंगे, SSC कैटेगरी चूज कीजिए, यहां पर आपको नीचे दिखेगा स्टोर। जैसे स्टोर पर क्लिक करोगे ना आपको एक ऑप्शन है, इस बैच को सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मोर ऑफर्स पर जाकर इस कूपन कोड को आपने डालना है। ये कूपन कोड है Y761। जैसे ही आप इस कूपन कोड को डालेंगे 1320 में आपको बैच मिल जाएगा। मैं एक चीज कह रहा हूं, किसी और के, देखो आप अगर कहीं से पढ़ रहे हो, किसी बैच से पढ़ रहे हो, आपने ले रखा है और आपको समझ आ रहा है, फिर वहीं से करते रहना। फिर मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगा फिर इससे जुड़ जाओ, पर अगर आपको वहां पर लग रहा है कि सिलेबस अच्छे से पूरा नहीं हो रहा, आपको मॉक टेस्ट नहीं मिले हैं, आपकी रिवीजन नहीं हो रही है, फिर देर मत करना, क्योंकि यार समय पहले ही बहुत कम है। देर करना मतलब इस बार सिलेक्शन को परे करना। और 2025 में मैं मानता हूं सिलेक्शन सबसे आसान है, क्योंकि पेपर लगातार हैं, मजा आ जाएगा, समय बन जाएगा।
है ना। अभी आप इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस पूरे उसमें जाकर, हाँ, और जो भी बच्चा इस कूपन कोड से जुड़ता है ना, मैं उसको एक गिफ्ट और दे रहा हूं। उसको मैं अपनी सुपर 30 बुक, जो कि 500 पेज की किताब है, जिसकी कीमत अपने आप में 400 रुपए है, उसकी ई बुक भी आपको दे दूंगा। पूरी मैथ की किताब है 500 पेज की, उसकी ई बुक भी आपको इसमें दे दूंगा। ठीक है भाई, तो इंतजार मत कीजिए, आज ही जुड़िए। अभी इसके साथ आज की क्लास यहीं तक। सेशन आपको कैसा लगा जरूर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।